जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेरियस फैक्टर्स मतलब फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी या पोटेंशियल ऑफ एनोड। इन फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे या अदर क्वांटिटीज पे, और साथ ही साथ हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के जो लॉज हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इफेक्ट। अब यहाँ पे एक बात बड़ा क्लियर समझ लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो वर्किंग इक्वेशन है वो कौन सी है? आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसकी हमने बात क्या की, जो प्रिंसिपल इक्वेशन है इसकी वो आपकी कौन सी है? आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, जो काइनेटिक एनर्जी होगी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड वर्क फंक्शन। इसी को यूज करके या वर्क फंक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम बात करेंगे किसकी, क्या क्या फैक्टर्स है जिनका इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमको देखने को मिलता है। अब यहां पे देखिए फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेंसिटी की। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। देखिए एक सिंपल सी बात समझिए, अगर आप बात करते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो कंडीशंस हैं, जो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं कि इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरा वेवलेंथ जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हो जाएगा तो एमिशन नहीं होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगा तो नहीं होगा। एक बात सिंपल सी समझ लीजिए कि जो आपका थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड वर्ड को ही हम कट ऑफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कट ऑफ। कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ वेवलेंथ भी हम इसको बोलते हैं। हम इंटेंसिटी के इफेक्ट की बात करते हैं। अब देखिए इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी की अगर बात समझी जाए तो इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। किसी भी मेटल की सरफेस पर जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है फोटोन के फॉर्म में, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी इंसिडेंट होती है दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। इनडायरेक्टली अगर हम इसकी बात करें तो इनडायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं कि ये डिपेंड जो आपका करता है वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ फोटोन पे। किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ फोटोन। और देखिए नंबर ऑफ फोटोन जो होता है जितने ज्यादा होंगे उतना ही क्या होगा? नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। एमिटेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा मतलब टोटल चार्ज। टोटल चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और टोटल चार्ज ज्यादा हो जाएगा मतलब करंट ज्यादा हो जाएगा। एक सिंपल सी बात समझिए, इंटेंसिटी की अगर आप बात करते हो तो यहां से हमको क्या ग्राफ मिल रहा है देखने को? ग्राफ हमको देखने को यह मिल रहा है कि जब आप इंटेंसिटी की बात करते हो तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ फोटोन के। नंबर ऑफ फोटोन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नंबर ऑफ फोटोन जितना ज्यादा होगा फोटोन, और नंबर ऑफ फोटोन जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतनी ज्यादा होगा। और देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब क्या है? आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, Q इज इक्वल होता है N इंटू ई। या करंट के बारे में अगर आप बात करते हो तो करंट आपने पढ़ा है N इंटू ई बाई टी। यानी कि सिंपल सी बात है कि इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होने चाहिए इंसिडेंट लाइट में। नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो करंट जो इसमें डेवलप होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, वो भी ज्यादा हो जाएगा।
तो यहां से इन सारे ऑब्जर्वेशंस के बेस पे अगर हम बात करें तो सारे ऑब्जर्वेशंस के बेस पे हमको एक कॉमन रिजल्ट देखने को मिलता है। क्या कॉमन रिजल्ट देखने को मिलता है कि जो करंट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो इफेक्ट समझ लीजिए, ये सारा कुछ किसके लिए हो रहा है? ये सारा कुछ हो रहा है इस कंडीशन में। किस कंडीशन में? फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है अगर, तब। तो करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहले फैक्टर का हमको इफेक्ट यहां पे देखने को मिला कि अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, करंट और ग्राफ बनाते हैं करंट का और इंटेंसिटी का, तो देखो करंट इंटेंसिटी का जो ग्राफ आएगा आपका वो कुछ इस टाइप से आएगा कि आपका ये हो गया करंट और ये हो गया आपका इंटेंसिटी। इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आने का सीधा सा रीज़न है कि जो ग्राफ लाइन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। क्लियर है? तो पहला इफेक्ट समझ लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर हम बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी तभी ज्यादा होगी जब नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे, क्योंकि हर फोटोन की एनर्जी तो डेफिनेट होती है। नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो टोटल चार्ज बढ़ेगा, तो करंट। तो सिंपली हमारे पास एक रिलेशन आ गया जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये तो था पहला फैक्टर जिसका इफेक्ट पड़ता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। सेकंड फैक्टर की हम बात करते हैं। सेकंड फैक्टर हम लेंगे फ्रीक्वेंसी को। सेकंड फैक्टर हमारा रहेगा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट में एक बात तो क्लियर है। पहली बात तो यहां पे जो पॉइंट हमको मालूम है कि अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट है तो क्या होगा? नो एमिशन, कोई एमिशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप बात करते हो कि जो न्यू है दैट इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो इस केस में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। अब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा तो इस कंडीशन में ये किस कंडीशन को फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल, क्या होता है? E माइनस फाई नॉट। और सिंपली बात समझिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। यानी कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर अगर आप बात कर रहे हैं, इस कंडीशन में अगर आप बात कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी अगर आप इंक्रीज करोगे तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इंक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज होगी बट वर्क फंक्शन में कोई चेंज आने वाला नहीं है। एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब इससे करंट में कोई चेंज आने वाला नहीं है। करंट में कोई चेंज आने वाला क्यों नहीं है वो भी समझ लेते हैं। क्योंकि देखो, काइनेटिक एनर्जी बदलेगी तो काइनेटिक एनर्जी बदलने से केवल चेंज आएगा करंट में। काइनेटिक एनर्जी से केवल चेंज किस में आएगा? करंट में आएगा। करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी बट करंट में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड फैक्टर क्या हो सकता है जिसके इफेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? थर्ड फैक्ट हो सकता है पोटेंशियल ऑफ एनोड का। पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब देखिए, पोटेंशियल ऑफ एनोड का सिंपल सी बात समझिए, हम इधर आते हैं। सपोज हमारे पास ये एक कैथोड है, ठीक है, ये हमारा कैथोड है और सामने हमने इधर रखा हुआ है एनोड को, ठीक है। इनको कनेक्ट करके हमने सर्किट बनाया है। रेडिएशन इंसिडेंट हुआ इस पे,
रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन निकले, इससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ। अब देखिए सामने आपका एनोड है, इस एनोड के पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम बात करने वाले हैं इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, यानी कि करंट में क्या चेंजेस आएंगे पोटेंशियल से। अगर हम ये मान लें कि हमने एनोड को कैसा पोटेंशियल दिया है, फॉर पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं जीरो पोटेंशियल से। किससे स्टार्ट करते हैं? जीरो पोटेंशियल से। जीरो पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो देखो, जब पोटेंशियल जीरो होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी रही होगी कुछ ना कुछ। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण मूव करके आगे की तरफ जा रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन अगर आगे की तरफ जा रहे होंगे तो हम ये मान लेते हैं कि एक दो इलेक्ट्रॉन या कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, एनोड पे पहुंच रहे होंगे। एनोड पे जब कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे विदाउट एनी पोटेंशियल, कोई भी अट्रैक्शन सामने नहीं है, फिर भी ये क्या करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण आगे जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी के कारण आगे जब ये पहुंच जाएंगे एनोड पे, तो करंट जनरेट हो जाएगा सर्किट में, तो करंट रहेगा कुछ ना कुछ। अगर हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए हम इस टाइप से ले लेते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस टाइप से ले लेते हैं, यहां पे समझेंगे इसको, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये हमारा करंट हो गया, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, ये हमारा पोटेंशियल है, एनोड पोटेंशियल। ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका जीरो लाइन है। अब यहां पे देखो, जीरो पोटेंशियल की जब हम बात कर रहे हैं, जीरो पोटेंशियल पे क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण मूव करके आगे जाएंगे, यानी कुछ ना कुछ करंट इस सर्किट में होगा। इस लाइन पे हमको करंट जीरो नहीं मिलने वाला, हम ये मान लेते हैं कि मोमेंटली बहुत कम करंट इसमें फ्लो हो रहा है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे क्या होगा कि सपोज आपने इसको दिया पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। पहली बात हम करते हैं फॉर पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल। अब यहां पे देखो, पॉजिटिव पोटेंशियल के केस में अगर आप बात करते हो तो पॉजिटिव पोटेंशियल जब आप इसको दोगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल देने पे क्या होगा, मान लीजिए आपने इसको यहां पे पॉजिटिव दे दिया, पॉजिटिव दोगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन होने लगेगा उधर, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, I इज इक्वल होता है N इंटू E बाई टी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा पहुंचने वाला तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा। और होगा क्या, अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाते जाओगे, पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब जैसे मान लो पहले 5% इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे थे जीरो पे, पोटेंशियल अप्लाई किया 10% होने लगे, पोटेंशियल को थोड़ा सा बढ़ाया 15%, 20%, बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ये धीरे धीरे 100% इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन 100% इलेक्ट्रॉन्स जब इस पे जाने लगेंगे, उसके बाद अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाते रहते हैं तो करंट में कोई चेंज नहीं आता। परसेंट वाइज समझिए, पहले यहां पे मान लो 5% इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, पॉजिटिव दिया, अट्रैक्शन आएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, 5 से मान लीजिए 20% हो गए, पोटेंशियल आपने इंक्रीज किया थोड़ा सा, अट्रैक्शन और बढ़ा, 30% हो गया, फिर से पोटेंशियल इंक्रीज किया, फिर से अट्रैक्शन बढ़ा, 40% हो गया, 50%, 60%, 70, 80, 90 एंड 100%। आप पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, अट्रैक्शन बढ़ रहा है और धीरे धीरे परसेंटेज कितना हो गया, 100% इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होने लगे। अब 100% इलेक्ट्रॉन यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं एनोड पे। क्या इसके बाद अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएं तो कोई चेंज आएगा करंट में? नहीं आएगा भाई, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच चुके हैं, सारे इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ जो चार्ज होगा वो चेंज होगा नहीं पोटेंशियल बढ़ाने पर, रीचिंग टू द एनोड, तो करंट भी इंक्रीज नहीं होगा। तो यहां से एक चीज हमको बहुत क्लियर समझ में आ गई कि अगर हम यहां से बात करते हैं तो यहां से जो आपकी ग्राफ लाइन होगी वो कुछ ऐसी होगी कि पहले तो करंट बढ़ेगा, पहले करंट बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे क्या होगा, करंट स्टेबल हो जाएगा। ये जो आपकी वैल्यू आएगी ना करंट की, यहाँ पे जहां पे करंट ये आपका स्टेबल हो चुका है, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट।
और ये जो आपका वोल्टेज होता है जहां पे ये आपको अचीवमेंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये तो पॉजिटिव के लिए हो गया। यही बात अगर हम निगेटिव की करते हैं, यही बात अगर हम निगेटिव की करते हैं, निगेटिव के लिए देखिए क्या कंडीशन होगी। अगर हम निगेटिव वाले के लिए बात करते हैं तो निगेटिव के केस में क्या होगा वो भी आपको समझना पड़ेगा। अगर हम पोटेंशियल निगेटिव दे दें, पोटेंशियल अगर हम इसको निगेटिव प्रोवाइड करते हैं फॉर निगेटिव पोटेंशियल, अब देखो निगेटिव पोटेंशियल पर क्या होगा, हम जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। मान लो इसके पास कोई भी नहीं था, इसके पास अभी कुछ भी नहीं था, हम ये मान लेते हैं कि ये जो आपका एनोड है, ये एनोड कुछ ऐसा है, यहाँ पे एनोड लगा हुआ है, पोटेंशियल अभी इसका जीरो है, और जीरो पोटेंशियल होने का मतलब है ये आपका एनोड लगा है। जीरो पोटेंशियल पर भी हम ये मान के चलते हैं, मान लो 5% इसके पास जा रहा है, 5% इसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कार्ड जब वहां पे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ करंट डेवलप होगा सर्किट में। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको निगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे हम इसको मान लो निगेटिव पोटेंशियल देते हैं, हमने निगेटिव पोटेंशियल दिया, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन शुरू होगा मतलब जो इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे थे वो धीरे धीरे कम होंगे, कम होंगे, लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। क्यों जाएंगे? कि काइनेटिक एनर्जी उनके पास जो है वो रिपल्सन से ज्यादा है, तो वो चले जाते हैं वहां। हम नेगेटिव पोटेंशियल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, हमने नेगेटिव पोटेंशियल को थोड़ा सा बढ़ाया, मान लीजिए 5% जा रहे थे 4 रह गए, हमने थोड़ा और बढ़ाया 3% रह गए, और बढ़ाया 2%, और बढ़ाया 1%। तो निगेटिवली पोटेंशियल को जब हम इंक्रीज करते हैं तो रिपल्सन धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और एक कंडीशन ऐसी भी आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंचना बंद हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंचना बंद हो जाते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंचना बंद होगा, एन की वैल्यू 0 होगी, तो करंट क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो सिंपली व्हेन वी विल इंक्रीज द पोटेंशियल नेगेटिवली, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग टू द एनोड विल डिक्रीज, and at a particular potential, negative potential, no electron will reach at the anode and the current in the circuit will become 0। कोई भी इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ही नहीं और सर्किट में करंट हो जाएगा 0। that potential is called the stopping potential और cut off potential। क्लियर? यानी कि अगर हम ऐसा करते जाएंगे तो ऐसा करते करते क्या होगा, इस ग्राफ को अगर हम पीछे की तरफ देखते हैं तो करंट धीरे 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 कम होता जाएगा, और कम होते होते क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि करंट सर्किट में 0 हो जाएगा। और इस पोटेंशियल को जहां पे आके ये करंट आपका 0 हो गया, इस पोटेंशियल को आप बोलते हो V0, इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। क्लियर? तो अगर आप इसकी बात करते हो तो ग्राफ कॉमनली कैसा बनने वाला है, अगर हम कॉमनली ग्राफ की बात करते हैं तो जो कट ऑफ पोटेंशियल का ग्राफ होगा, ये -V, ये +V, ये I, तो करंट ऑफ वर्सेस वोल्टेज जो ग्राफ बनेगा वो आपका ऐसा बनेगा कुछ। क्लियर? ग्राफ बनेगा वो कुछ ओके ऐसा। अब यहां पे देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव में जब आप पोटेंशियल को इंक्रीज करते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग टू द एनोड विल इंक्रीज होते जाएंगे, और एक डेफिनेट वैल्यू के बाद जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगेंगे उसके बाद करंट आपका कांस्टेंट हो जाएगा, दैट करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड सैचुरेशन पोटेंशियल। अगर हम यही पोटेंशियल को निगेटिवली इंक्रीज करते हैं तो निगेटिवली इंक्रीज करने पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग टू द एनोड विल डिक्रीज, एनोड पे पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होता जाएगा, और नंबर अगर कम होता जाएगा तो क्या होगा, नंबर अगर कम होगा, इन दैट केस जो आपके इन दैट केस जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो कम होगा तो करंट कम होगा, और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंचेगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन पहुंचना बंद हो जाएंगे, एट दैट पोटेंशियल द करंट बिकम्स 0 एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। क्लियर? अब देखिए ये जो ग्राफ हमने लिया है पोटेंशियल वर्सेस करंट, ये ग्राफ हम अगर अलग अलग इंटेंसिटी के लिए देखें, अगर हम ये ग्राफ अलग अलग इंटेंसिटी के लिए देखें या हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए देखें,
तो इस ग्राफ में हमको वेरिएशन देखने को मिलते हैं। क्या वेरिएशन देखने को मिलते हैं उनकी जरा बात करते हैं। देखिए, अगर हम फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं, फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी, देखो अगर डिफरेंट इंटेंसिटी की अगर आप बात कर रहे हो तो डिफरेंट इंटेंसिटी के केस में आपको ये बात मालूम है कि जो आपका ग्राफ रहेगा, ग्राफ अगर आप बात बनाते हो, मान लीजिए ग्राफ हम ऐसा बना रहे हैं और हाँ, अब यहाँ पे एक बात समझो, ये आपका प्लस वी, ये माइनस वी। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है करंट, यानी कि जो पीक करंट होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, मान लीजिए ये आपका V नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो अलग अलग इंटेंसिटी के केस में जो आपका ग्राफ रहेगा वो ऐसा रहेगा। क्लियर? अलग अलग इंटेंसिटी के केस में जो आपका ग्राफ रहेगा वो ऐसा रहेगा। अब यहां पे देख लो ये क्यों है, क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ये मान लीजिए आपकी I1, ये I2, ये I3, ये I4, ये आपका करंट है। आपने अभी क्या पढ़ा था कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी इसकी बढ़ेगी करंट बढ़ेगा, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट अलग अलग इंटेंसिटी के लिए हमको अलग अलग मिलने वाला है। जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसकी पीक वैल्यू ज्यादा रहेगी। यानी कि अगर आप बात करते हो तो I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3 ग्रेटर देन I4, यानी कि इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। अगर यही केस हम थोड़ा सा चेंज कर लें कि अगर हम यही फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बात करें, अब यहां पे देखो फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे एक बात समझो, फ्रीक्वेंसी के लिए कैलकुलेशन की बात समझते हैं पहले हम। यहां पे ये नेगेटिव पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट आया, कट ऑफ पोटेंशियल का, तो नेगेटिव पे तो रिपल्सन था, तो जीरो पे भी करंट जीरो होना चाहिए था। इवन हम माइनर सा नेगेटिव अप्लाई कर देते, जीरो हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। नेगेटिव पोटेंशियल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा है जो एनोड की तरफ जा रहे हैं अपने आप। अपने आप का मतलब है अपनी काइनेटिक एनर्जी के थ्रू। तो पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा, काइनेटिक एनर्जी को अपोज करेगा। इन दैट केस अगर हम बात करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें हम, फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की, वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज द वर्क डन बाई एनोड, वर्क डन बाई एनोड। एनोड कैसा है, निगेटिवली चार्ज है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, यहीं पे आप नोट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, काइनेटिक फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल वर्क डन बाई एनोड का फॉर्मूला होता है E इंटू वी नॉट। अगर हम यहां से वी नॉट की बात करते हैं तो वी नॉट इज इक्वल क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन E, और ये आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका E माइनस फाई नॉट अपॉन E। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी के अलग अलग फॉर्मूले को अप्लाई करके अलग अलग, तो यहाँ से एक सिंपल सी बात समझिए, जो आपकी न्यू नॉट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। यानी कि अगर हम वी नॉट की बात करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप यहाँ पे बात करते हो कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, ये बात आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी ही थी कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर हम इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा।
सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और अगर इस केस में हम बात करें तो देखो ये जो वर्किंग फॉर्मूला आ रहा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे अगर हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए इसका ग्राफ बनाते हैं, फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ कैसे बनने वाला है वो समझ लीजिए। क्योंकि अगर हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, बाकी का कोई भी फैक्टर, करंट में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए, तो इस केस में जो आपके ग्राफ बनने वाले हैं वो आपके ऐसे बनने वाले हैं। लीजिए ये ग्राफ बनेगा हमारा एक, क्लियर। अब यहां पे समझ लीजिए ये फ्रीक्वेंसी ν1, ये ν2 और ये ν3। कंडीशन क्या है, ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन, ये आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ये हो गया आपका करंट और ये हो गया आपका V, ये पॉजिटिव में है और ये V इधर निगेटिव में है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए ये पॉइंट आपका सैचुरेशन करंट। हम पहले भी बोल चुके हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका करंट में कोई चेंज आने वाला नहीं है। अगर हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हुए अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ बनाए हैं तो केवल और केवल स्टॉपिंग पोटेंशियल के अमाउंट चेंज होंगे, फ्रीक्वेंसी से करंट में कोई चेंज आने वाला नहीं है। ये सारा का सारा कैलकुलेशन जो हमने किया है वो किस इक्वेशन के बेस पे किया है, किस फॉर्मूले के बेस पे? फॉर्मूला था हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन ई। क्लियर? इस फॉर्मूले के बेस पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले हमने ऑलरेडी पहले ही फाइंड किए हुए हैं, ई माइनस फाई नॉट से हम सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। हमने वेरियस फैक्टर्स का इफेक्ट पढ़ा, हमने इंटेंसिटी के लिए ग्राफ बनाया, फ्रीक्वेंसी के बेस पे ग्राफ बनाया, ये वोल्टेज का जो ओरिजिनल ग्राफ था, फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट को पढ़ा, इंटेंसिटी के इफेक्ट को पढ़ा। इन सारे ऑब्जर्वेशंस के बेस पे, ये जो सारे ऑब्जर्वेशंस थे वो किसके थे? आइंस्टीन के थे। और आइंस्टीन ने इन्हीं सारे ऑब्जर्वेशंस के बेस पे कुछ लॉज रिप्रेजेंट किए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से रिलेटेड। वो लॉज क्या हैं उनका हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, वन बाई वन हम उन लॉज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें तो जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the intensity of light. Intensity. Second, according to the second law, the kinetic energy will depend on maximum kinetic energy of emitted electron will depend on its frequency, and there is no dependency of current on frequency. करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, करंट डिपेंड नहीं करता फ्रीक्वेंसी पे। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट विल डिपेंड ऑन द काइनेटिक एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल that will depend on frequency. According to the fourth law अगर हम बात करें, no time lag between incidence of photon and एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होता है किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस पे, तो फोटोन इंसिडेंट होता है किसी सरफेस पे, किसी मेटल की सरफेस पे, तो फोटोन के इंसिडेंट होने और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के बीच में कोई टाइम डिले नहीं होगा, टाइम लैग नहीं होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वन फोटोन
कैन emit only one इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फोटोन की एनर्जी चाहे जितनी ज्यादा बनी रहे वर्क फंक्शन से, मान लीजिए वर्क फंक्शन की अगर 10 टाइम्स भी है तो भी एक फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन करेगा, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं कर सकता, यानी कि 1/1 इंटरेक्शन होता है। बाकी के अगर ये लॉज की बात करें तो ये तीनों लॉज तो जो अभी हमने इफेक्ट पढ़े हैं वहीं से मिले हैं हमको। फोर्थ, टाइम लैग नहीं होता। फिफ्थ, वन फोटोन कैन एमिट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। अगर फोटोन की एनर्जी कम है तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि दो फोटोन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें। किसी फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दो मिल जाएं और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, ऐसा पॉसिबल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन केवल एक ही फोटोन से हो सकता है, यानी कि दो फोटोन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते और एक फोटोन अकेला दो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं करा सकता, यानी कि 1/1 चलता है सारा कुछ। क्लियर है? तो these are the properties of these are the laws of photoelectric emission या photoelectric effect। अब हम बात करते हैं, जो हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, जो लॉज पढ़े हैं, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाई हाउ मच वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव सरफेस गोज अप इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन वर टू बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 4 into 10 to the power 15 to 8 into 10 to the power 15 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की 4 से 8 into 10 to the power 15 हर्ट्ज इंक्रीज हुई है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना इंक्रीज होगा? अब यहां पे बड़ी बात समझने वाली है। अब यहां पे बड़ा कॉमन सी बात समझिए, आपको ये दिया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, ν1 है आपके पास 4 into 10 to the power 15 हर्ट्ज और ν2 है आपके पास 8 into 10 to the power 15 हर्ट्ज। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना चेंज होगा ये पूछा जा रहा है। अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल के चेंज होने में सीधा सीधा अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ रखा है, क्या फॉर्मूला हमने बताया था, V0 इज इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन E। अब देखिए जब आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो कितना इंक्रीमेंट आएगा वो भी समझ लीजिए। तो अगर V0 की अगर आप बात कर रहे हो तो V0 कितना चेंज होगा, यहाँ पे अगर हम करते हैं चेंज इन का अमाउंट पूछा है तो ये चेंज का अमाउंट आप समझ लीजिए, ये जो आपके चेंज का अमाउंट रहेगा ये कितना रहेगा, डेल्टा V इज इक्वल डेल्टा K काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी चेंज होगी, YE, चेंज की बात की है। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी आप देख लीजिए, फाई से तो फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो यहाँ पे आपका डेल्टा V0 कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका E2 माइनस E1 अपॉन E। अब देखो E2 माइनस E1 क्यों लिखा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल क्या होगा, E2 माइनस 5, और काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल क्या होगा, E1 माइनस 5। फाई दोनों कंडीशंस में सेम है, फाई दोनों कंडीशंस में सेम है, तो जब K2 माइनस K1 रखेंगे तो फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, E2 माइनस E1 बचेगा। E2 माइनस E1 अगर हमारे पास बच रहा है तो E2 माइनस E1 बचने का मतलब क्या है, डेल्टा V0 इज इक्वल आपका आएगा H ν2 माइनस H ν1 अपॉन E। वैल्यू प्लेस करते हैं, डेल्टा V0 इज इक्वल H अपॉन E, ये हो जाएगा ν2 माइनस ν1। H की वैल्यू कितनी है, 6.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। E होता है आपका 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। ν2 माइनस ν1, ν2 8 है, 8 में से 4 लेस होगा, 4 रह जाएगा आपका 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15। करिए जरा सॉल्व। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये डेल्टा V0 इज इक्वल
कितना होगा 6.62 इंटू एच, ओके एच न्यू था, नहीं माइनस नहीं है ये प्लस का है, तो ये कितना होगा 19, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 19 और 15, ये 34 कैंसल, तो 6.62 डिवाइडेड बाई 1.6, ये कितना आएगा 4 पॉइंट अगर चेंज करते हैं तो ये हाँ 4.1 3 वोल्ट। कितना चेंज आ रहा है इसमें 4.13 वोल्ट। बड़ा कॉमन सा चेंज है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। डेल्टा वी काइनेटिक एनर्जी के चेंज पे डिपेंड करेगा, और काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी, देखो काइनेटिक एनर्जी का चेंज का मतलब है K2 माइनस K1। फाई दोनों बार में सेम था, वर्क फंक्शन सेम था, तो फाई लेना नहीं है, E2 माइनस E1 से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा वो 4.13 वोल्ट चेंज हो जाएगा। क्लियर, स्टॉपिंग पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से हमने बड़ा कॉमनली इसको सॉल्व किया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर सीजियम एंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाई स्टॉपिंग पोटेंशियल। कितना दिया है, अब यहां पे देखो आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है वर्क फंक्शन यानी कि फाई नॉट कितना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड करनी है आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और आपको फाइंड करनी है इंसिडेंट वेवलेंथ। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बात करनी है और इंसिडेंट वेवलेंथ की बात करनी है, न्यू नॉट और लैम्डा, ये आपको फाइंड आउट करना है। और आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल और दे रखा है, बी नॉट दे रखा है कितना 0.60। सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको लेते हैं, जो आपका फाई नॉट होता है दैट इज इक्वल एच इंटू न्यू नॉट। वैल्यू रखोगे तो न्यू नॉट इज इक्वल क्या आएगा फाई नॉट अपॉन एच। न्यू नॉट कितना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, अपॉन एच 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2. ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, इसको हम जूल में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, ये बदल गया हमारा जूल में। मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू नॉट इज इक्वल कितना आएगा 4.234, फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 4 जा 64 कैरी 6 6 3 1 जा 16 कैरी 22 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6.62 इंटू 10 टू दी पावर, देखिए 34 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ऊपर 19 था तो ये बचेगा 10 टू दी पावर 15, डिवाइड करेंगे हम इसको तो ये 3.424 आ रहा है, 6.62 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका न्यू नोट इज इक्वल 3424, 5 टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 3424 और 6.62 6.662 5 टाइम्स जाएगा 0,
1140, तो ये आएगा आपका इस तरीके से। अगर हम देखते हैं, ओके, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 0.50 इंटू 10⁻15। आगे भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आएगा आपका 2 नहीं आएगा, 50 नहीं आएगा, 51 इंटू 10⁻15, यानी कि न्यू नोट जो आएगा आपका 5.1 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आ गई इसकी। सिंपली हमने वर्क फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके इसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को फाइंड कर लिया। दूसरा है कि इंसिडेंट वेवलेंथ फाइंड करनी है। अब देखो, इंसिडेंट वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो किसके इक्वल होती है? वो होती है hc/λ माइनस फाई नॉट के। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है EV0 इज इक्वल hc/λ माइनस फाई नॉट, यानी कि अगर हम यहाँ पे रखते हैं hc/λ इज इक्वल क्या होगा? EV0 प्लस फाई नॉट। फाई नॉट इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हमको सारी चीजें मालूम है, h की वैल्यू मालूम है, c की वैल्यू मालूम है, लैम्डा हमको फाइंड करना है। h होता है 6.62 10⁻−34, c होता है हमारा, अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज एक ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास आया hc/λ इज इक्वल EV0 प्लस फाई। h 6.62 10⁻−34, c 3 इंटू 10⁸, लैम्डा फाइंड आउट करना है, e 1.6 इंटू 10⁻−19 v। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 0.60 माइनस, प्लस है 2.14 प्लस 2.14 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो ये भी हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−19। 1.6 इंटू 10⁻−19 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये देखो, ये कॉमन आ गया दोनों में, ये ऐड हो जाएंगे, ये ऐड होंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2.74 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, ये इसके इक्वल आया। लैम्डा को उधर ले जाओ, इसको इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल, ये मल्टीप्लाई होके आएगा 19.8 10⁻−26 डिवाइडेड बाई 2.74 था, 2.74 इंटू 1.6, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 4, ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4.384 इंटू 10⁻−19। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल 19.8 में 3.84 4.384 4.384 का अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 19.8 में 91980 डिवाइडेड बाई 4384, 4 टाइम्स तो सीधा रहेगा, टू 264.5। ओके, ये आएगा आपका 4.5 इंटू 10⁻19, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, कितना रहेगा? -7 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। देखो, बड़ा कॉमन है, बड़ा आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ से हमने सॉल्व किया, वर्क फंक्शन को यूज करके हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली, और हमने काइनेटिक एनर्जी वाला जो फॉर्मूला था, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला जो था, काइनेटिक एनर्जी को हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिप्लेस करके इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास आ गया 4.5 × 10⁻⁷ मीटर। तो इस टाइप से अगर हमको कोई भी क्वेश्चन मिलता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, वर्क फंक्शन का या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।